हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज और आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 67 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किए थे। देखिए क्या कहता है, इन एन एग्ज़ाम, एक परीक्षा में 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 35% छात्र ऐसे हैं जो गणित में असफल रहते हैं। एंड 25% फेल्ड इन इंग्लिश, और 25% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में असफल रहते हैं। इफ़ 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यदि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में असफल हैं, देन हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो आपको बताना है दोनों ही विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो फिर से जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, दो सर्कल बना लेते हैं। इसमें एक सर्कल डिनोट करेगा मैथ्स को और दूसरा सर्कल डिनोट करेगा इंग्लिश को। इसने कहा है दोनों ही विषयों में फेल होने वाले जो छात्र हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 10%। तो कॉमन जो पार्ट होगा, जो दोनों विषय का कॉमन पार्ट होगा, इंटरसेक्शन, उसको 10% लेंगे। अब इसने कहा क्या, 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। मैथ्स का जो सर्कल है वो 35% का होना चाहिए। देखिए 10% इधर चला गया तो इधर बचेगा सिर्फ 25%। इंग्लिश का जो सर्कल है वो 25% का होना चाहिए, तो 10% इधर चला गया, बचा कितना, 15%। तो टोटल फेल्ड हमने देख लिया, टोटल फेल्ड परसेंटेज वो कितना होगा, 25 जो सिर्फ मैथ्स में है, प्लस 10% जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, और प्लस 15% जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। तो टोटल कितना हुआ, ये 50%। टोटल हो रहा है 50%। तो हम ये कह रहे हैं कुल छात्रों की संख्या तो कितनी रही होगी, 100%। 100 में से 50% फेल हो गए तो पास कितने हुए हैं, 50%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 68 नंबर। इसमें कह रहा है इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ द फैमिलीज हैज़ अ काऊ। बोल रहा है 60% परिवार जो हैं उनके पास एक गाय है। ईच ऑफ द 30% ऑफ द फैमिलीज हैज़ अ बफेलो, और 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक बफेलो यानी भैंस है। एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिलीज हैज़ बोथ अ काऊ एंड अ बफेलो, बोथ अ काऊ एंड अ बफेलो, और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस दोनों ही हैं। इन ऑल देर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज। परिवार में कुल 96 परिवार रहते हैं। हाउ मैनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काउ और अ बफेलो, तो कितने परिवार ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय होगी ना भैंस। चलिए इसमें भी हम कह रहे हैं कि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, काउ एंड बफेलो। तो इसलिए हमने दो सर्कल बना लिए, एक सर्कल डिनोट करेगा काउ को और दूसरा सर्कल डिनोट करेगा बफेलो को। ठीक है, कॉमन पार्ट देखते हैं सबसे पहले। 15% ऑफ द फैमिलीज हैज़ बोथ अ काउ एंड अ बफेलो। कॉमन पार्ट जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 15% है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। अब 60% फैमिलीज हैज़ अ काउ, ये वाला जो सर्कल है 60% को डिनोट करेगा, तो 15% तो कॉमन पार्ट में जा चुका है, तो इधर बचेगा सिर्फ 45%। 30% फैमिलीज हैज़ अ बफेलो, 30% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास भैंस है। तो ये वाला जो सर्कल है बफेलो वाला, इसमें ये पूरा 30% का होना चाहिए, तो 15% इधर जा चुका है, तो 15 इधर बचेगा। ठीक है, अब ये तो वो हैं जिनके पास कोई ना कोई मवेशी है। इनको देख लेते हैं, टोटल कितना हुआ, 45% प्लस 15 प्लस 15 30 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इन टोटल कितने हो गए, 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या दोनों ही हैं। और टोटल परिवार कितने होंगे, 100%। 100 में से 75% निकल गए तो बचे कितने, 25%, यानी 25% फैमिलीज ऐसी होंगी, कौन सी, डू नॉट हैव अ काउ और अ बफेलो। कौन से होंगे ये, डू नॉट
हैव अ काउ और अ बफेलो। क्लियर है बात। अब इसने पूछी है संख्या, इसने पूछी है संख्या, हाउ मैनी फैमिलीज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4 फ्रैक्शन। तो 1/4 निकाल देंगे 96 का, 24 चौका 96। तो 24 फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिनके पास ना तो भैंस होगी ना ही गाय। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 24 फैमिलीज़। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। किसी परीक्षा में 40% छात्र ऐसे थे जो गणित में असफल रहे। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। 50% छात्र ऐसे थे जो अंग्रेजी में असफल रहे। 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। 30% छात्र ऐसे थे जो हिंदी में असफल रहे। इफ़ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। यदि 25% छात्र ऐसे थे जो मैथ्स और अंग्रेजी दोनों में असफल रहे। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। 15% छात्र ऐसे थे जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में असफल रहे। 22% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स एंड हिंदी। 22% छात्र ऐसे थे जो गणित और हिंदी दोनों में असफल रहे। एंड 13% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। और 13% छात्र ऐसे थे जो तीनों ही विषयों में असफल रहे हैं। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो कितने प्रतिशत छात्र तीनों ही विषयों में सफल रहे होंगे। तो क्योंकि 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पे 3 सर्कल डिनोट करेंगे। कैसे वाले, इंटरसेक्शन वाले। एक सर्कल जो है वो मैथ्स को डिनोट करेगा, दूसरा सर्कल इंग्लिश को डिनोट करेगा और तीसरा सर्कल हिंदी को डिनोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, क्वेश्चन की शुरुआत होगी इंटरसेक्शन पॉइंट से, जो तीनों सब्जेक्ट के लिए कॉमन पोर्शन है। ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जो तीनों में फेल है। देखिए 13% छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषयों में फेल हैं। यानी इस क्वेश्चन को आपने लास्ट से ऊपर की तरफ चलना है इसको लेकर के। हिंदी और मैथ्स में कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, 22%। हिंदी और मैथ्स के 22% छात्र फेल हैं। तो 13 में कितना ऐड करें कि 22 हो जाए, 9%। तो यानी ये वाले जो छात्र होंगे ये 9% होंगे जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल होंगे। इंग्लिश और हिंदी के 15%, इंग्लिश और हिंदी के 15% है। 13% इधर जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2%। उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश के कितने हैं, 25%। मैथ्स और इंग्लिश का जो कॉमन पोर्शन है वो 25% आना चाहिए। 13% इधर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 12%। हिंदी के जो है वो 30% होना चाहिए। पूरा सर्कल हिंदी का 30% होना चाहिए। 13 और 2 15 और 9 24, तो ये बचेगा सिर्फ 6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का जो सर्कल है वो 50% का होना चाहिए। इंग्लिश का सर्कल 50% का। देखिए 13 और 12 25 और 2 37, तो इधर बचेगा 27 और ये बच जाएगा 23%। 13 और 12 25 और 2 27, तो इधर इंग्लिश का बचेगा 23% का। फिर कह रहा है मैथ्स में होने चाहिए 40% फेल। तो मैथ्स का जो सर्कल है वो 40% को डिनोट करेगा। 13 और 12, 13-12 हो जाएगा आपके पास 25 और 9 34, तो ये वाला पोर्शन आएगा सिर्फ 6% का। तो हम कह रहे हैं क्लास के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ रही होगी, क्लास के अंदर टोटल स्ट्रेंथ रही होगी 100% की। इसमें से अगर फेलियर्स हम हटा दें तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट्स की। सब पहले ये देखते हैं सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। सबसे बड़ा सर्कल है इंग्लिश का, तो वो पूरा 50% का हो गया। ये 50 का हो गया। 50 + 6 56, 56 + 9 65, 65 + 6 71, तो 71% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। तो बचे कितने, बचे हमारे पास 29%। तो हम ये कहेंगे कि 29% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स।
तीनों ही विषयों में जो सफल रहे हैं। क्लियर है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन एन एग्जाम 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। 20% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में असफल रहे। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। 15% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में असफल रहे। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। 25% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में असफल रहे हैं। इफ़ 5% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। यदि 5% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में असफल रहे हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। 10% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में असफल रहे हैं। 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स एंड हिंदी। 15% छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में असफल रहे हैं। एंड 2% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। 2% छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही प्रकार के विषयों में असफल रहे हैं। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो उन छात्रों की प्रतिशतता बताइए जो तीनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। कैसे 3 सर्कल? इंटरसेक्शन वाले। एक सर्कल मैथ को डिनोट करेगा, गणित को डिनोट करेगा। दूसरा सर्कल इंग्लिश को डिनोट करेगा और तीसरा सर्कल यहाँ पे हिंदी को डिनोट करेगा। फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को लेके कहाँ से चलेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इंटरसेक्शन पॉइंट से। इंटरसेक्शन मतलब जो इन तीनों का कॉमन पोर्शन है, और क्वेश्चन को लेके चलेंगे लास्ट से। क्या कह रहा है? 2% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। यानी 2% छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही प्रकार के विषयों में असफल रहे हैं। हिंदी और मैथ्स में मिलाकर के 15% स्टूडेंट फेल हुए हैं। हिंदी और मैथ्स का सर्कल देखते हैं। हिंदी और मैथ्स का कॉमन पोर्शन ये है और ये आना चाहिए 15%। 2% इधर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 13%। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के कितने हैं? 10%। हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पोर्शन 10% होना चाहिए। 2% इधर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8% का। फिर इंग्लिश और मैथ्स का कॉमन पोर्शन 5% होना चाहिए। इंग्लिश और मैथ्स का कॉमन पोर्शन 5% होना चाहिए। 2% इधर जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3%। हिंदी में 25% बच्चे फेल हैं तो हिंदी वाला पूरा सर्कल 25% का होना चाहिए। देखिए 13 और 2 15 और 8 23, तो ये बचेगा सिर्फ 2%। यानी 2% बच्चे ऐसे होंगे जो केवल हिंदी में फेल हैं। 15% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, यानी इंग्लिश का सर्कल 15% को डिनोट करेगा। 8 + 2 10 + 3 13 और +2 और आ जाएगा, तब जाके होगा पूरा सर्कल 15% का। मैथ्स का सर्कल 20% का होना चाहिए। 13 और 2 15 और 3 18, तो ये आ गया आपका 20% पूरा सर्कल। कुल छात्रों की प्रतिशतता कितनी रही होगी क्लास के अंदर? 100%। 100 में से अगर फेल वाले हम हटा दें तो हमारे पास पास वाले आ जाएंगे। तो इसमें ये देख लेते हैं सबसे बड़ा सर्कल की परसेंटेज कौन सी है? 20, 15 और 25, यानी सबसे बड़ा सर्कल है हिंदी का। हिंदी वाला 25 है तो 25 में ये और जोड़ दो, 25 3 और 2 5, 25 और 5 30 और 2 32, यानी इसमें से 32% बच्चे अगर हटा दिए जाएं तो 68% बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास्ड हुए होंगे। तो हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी अंश, किसी भिन्न का जो अंश है, इज़ इंक्रीज्ड बाय 200%, उसको 200% बढ़ा दिया जाता है। एंड इट्स डिनोमिनेटर, उसका जो हर है उसको बढ़ा दिया जाता है, इज़ इंक्रीज्ड बाय 350%, उसको 350% बढ़ा दिया जाता है। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, यानी जो भिन्न आता है नतीजे में, वो कितना आता है? 5/12, 5/12। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो आपने बताना है कि वास्तविक भिन्न क्या था। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट द फ्रैक्शन
बी एक्स अपॉन वाई, एक्स बटा वाई हमने ये भिन्न मान लिया। अब क्या कह रहा है, x को बढ़ाया गया कितना 200%, यानी 100 तो कोई भी भिन्न अपने आप में पहले से होता है, 200% उसको बढ़ा दिया जाता है, और हर जो है उसको 350% बढ़ाया है। हर की वैल्यू क्या थी y, और y भी अपने आप में 100% तो हो गई, प्लस उसमें 350% और जोड़ दिया गया। तो जो नतीजन भिन्न आया हमारे पास वो कितना आया 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर कितना बनेगा 300x अपॉन 450y इक्वल टू 5/12। 0 से 0 कैंसिल, 15 से 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स, 3 4 जो 12, तो x अपॉन y, दिस इम्प्लाइज x अपॉन y इक्वल टू 5/8, यानी जो वास्तविक भिन्न था वो कितना था 5/12। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें है अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। नमक और पानी का एक मिश्रण है जिसके अंदर 5% नमक है। इफ़ 20 लीटर ऑफ वाटर इज़ इवेपोरेटेड, यदि 20 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, देन सॉल्ट बिकम 15%। तो नमक की जो मात्रा है उस सॉल्यूशन के अंदर वो 15% हो जाती है। फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन, शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था आपने ये बताना है। तो पहले हम क्या कह रहे हैं, देखिए सॉल्ट और वाटर ये इन दो जनों का एक तरीके से मिश्रण था। शुरुआत में 5% सॉल्ट था, इसका मतलब जो बचा हुआ 95% है वो क्या होगा पानी, क्योंकि कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। 5% अगर नमक है, कब इनिशियल शुरुआती तौर की ये बात हो रही है, 5% नमक है तो 95% पानी होगा। इसको भाग देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 से 19। फाइनली क्या हुआ, फाइनल मिक्सचर में क्या है 15% नमक हो जाता है, और फाइनल मिक्सचर भी अपने आप में क्या होगा 100% का होगा। अगर उसमें 15% नमक है तो 85% उसके अंदर पानी रह गया होगा। इसको भाग देते हैं 5 से, 5 दिए 15, 5 से 17 बार ये कट जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं, अब समझना इधर ध्यान से, सॉल्ट एंड वाटर की बात हुई थी। इनिशियल शुरुआती तौर पे जो अनुपात था नमक और पानी का वो 1:19 था। फाइनली क्या हुआ, नमक और पानी का अनुपात 3:17 हो गया। देखिएगा इसमें जो वाष्पीकरण हो रहा है वो किसका वाष्पीकरण हो रहा है, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है। यानी नमक की मात्रा जितनी पहले थी, यानी जितने लीटर या जितने किलो नमक पहले था उतना ही किलो अभी होगा, क्योंकि नमक इवेपोरेट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम नमक का जो अनुपात है उसको समान बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कॉमन बनाएंगे। 1 और 3 को कॉमन बनाने के लिए 1 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3। तो इसलिए पहले वाले अनुपात को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 × 3 और 19 3 × 57। तो हम ये कहेंगे कि नमक पहले भी 3 था और अभी भी 3 हो गया। लेकिन बदलाव आया किसमें, कितना बदलाव आया, एक तरीके से 40 यूनिट का, क्योंकि 57 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 इकाई का बदलाव आया। और ये बदलाव क्यों आया, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो गया। पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितना वाष्पीकरण हुआ 20 लीटर, तो 40 यूनिट बराबर 20 लीटर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 यूनिट बराबर 1/2 लीटर है, 1 यूनिट आधा लीटर के बराबर है। इसने बोला फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। देखिए इनिशियल कितना था, ये इनिशियल सॉल्यूशन था 3:57। तो इनिशियल सॉल्यूशन हम कहेंगे कि कितना था, एक तरीके से 60 यूनिट, 57 + 3 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 60 × 1 यूनिट, क्योंकि 1/2 के बराबर है तो 1/2 से गुणा कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 30 लीटर। तो इनिशियल सॉल्यूशन हमारे पास था 30 लीटर का। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। इसको और ज़्यादा इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे हम आगे चल के एलिगेशन एंड मिक्सचर में, और
रेशियो प्रोपोर्शन में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें कह रहा है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, तेजाब और पानी का 12 लीटर का मिश्रण है, कंटेन्स 30% एसिड, उसके अंदर 30% एसिड की मात्रा है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन, उससे कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए टू मेक द एसिड 40%, ताकि उसमें एसिड की जो मात्रा है वो 40% हो जाए। तो फिर से हम देखते हैं, देखिए क्या क्या है इसमें, एसिड एंड वाटर। इनिशियल बात करते हैं, इनिशियल जो था एसिड कितना था, इनिशियली एसिड था 30%, तो बचा हुआ 70% पानी रहा होगा। तो इनिशियल अनुपात देख लेते हैं। इनिशियल अनुपात रहेगा 10 से भाग देने पर, 10 से अगर इसको डिवाइड करें तो 3:7 का रेशियो था इनिशियल। फाइनल की अगर बात करते हैं, फाइनली क्या हुआ, एसिड की मात्रा बनानी है आपको 40%। एसिड अगर 40% होगा तो बचा हुआ 60% क्या होगा, पानी होगा। 20 से भाग देने पर 2 और ये 3, यानी 2:3 फाइनल रेशियो होना चाहिए। देखिए इसमें से निकालना क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन, निकालना है पानी। अगर पानी निकाल रहे हैं तो एसिड की मात्रा सेम होनी चाहिए, यानी 2 और 3 को कॉमन करना पड़ेगा। 2 और 3 को कॉमन करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 6। तो 3 को 6 बनाना है तो पहले वाले अनुपात को इंटू 2 करेंगे, और 2 को 6 बनाना है तो दूसरे वाले अनुपात को इंटू 3 किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं, देखिए एसिड एंड वाटर। इनिशियली एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 7 × 14। फाइनली एसिड कितना हो जाएगा, 3 × 6, क्योंकि एसिड को तो सेम रखना है, और 3 × 3 = 9। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या इवेपोरेट होना चाहिए, वाटर इवेपोरेट होना चाहिए, तो वाटर में चेंज आएगा। अब इसने क्या बोला है, 12 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। इनिशियली जो मिक्सचर था वो कितना था, 12 लीटर था। तो हम देखेंगे इनिशियल कितना था, 14 + 6 दैट इज़ 20। तो 20 यूनिट ये इनिशियल था, जो कि कितने के बराबर होगा, 12 लीटर के। 4 से डिवाइड किया जाएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के हैं, 3/5 लीटर के बराबर है 1 यूनिट। अब पूछा क्या गया है, कितना वाटर निकाल लिया जाए। देखिए कितना कम हो रहा है वाटर, 5 यूनिट, 5 यूनिट कम हो रहा है। तो 5 यूनिट, हमारे पास आंसर पहले से ही आ गया था, 5 यूनिट 3 लीटर के बराबर। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 × 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि 1 यूनिट की मात्रा 3/5 है, तो 3/5 से इंटू कर दिया। दैट मीन्स 3 लीटर ऑफ वाटर आपको इससे निकालना पड़ेगा, तब इस मिश्रण के अंदर एसिड की जो मात्रा है, तेजाब की जो मात्रा है वो 40% होगी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 6,000 रुपीज़ वैन टैक्स रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% to 15%। बोल रहा है एक आदमी की जो आय है वो 6,000 रुपये बढ़ जाती है जब इनकम टैक्स का जो रेट है वो 18% से घटकर 15% ही रह जाता है। वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम इज़ टैक्स फ्री, जबकि दोनों ही सिचुएशन में 25% आय पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। फाइंड हिज इनिशियल इनकम, तो उसकी शुरुआती आय बताइए। इफ़ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस, यदि दोनों ही केसेस में वो बराबर टैक्स पे करता है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम पहले कितनी थी, x, और x की 25% इनकम पे कोई टैक्स नहीं था। इसका मतलब कितनी इनकम पे टैक्स होगा, 75% इनकम पे टैक्स होगा। और पहले कितना टैक्स वो पे करता था, 18% टैक्स पे करता था। क्लियर। अब इसने कहा है ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस, यानी पहले जितना टैक्स पे करता था अभी भी उतना ही टैक्स पे करेगा, लेकिन अब उसकी इनकम जो है x से 6,000 रुपये ज़्यादा हो जाती है। अभी भी क्या होगा, उसकी 25% इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी, क्योंकि इसने बोला है वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% ऑफ द इनकम इज़ टैक्स फ्री। तो कितना परसेंट इनकम पे टैक्स लगेगा, 75% इनकम पे टैक्स लगेगा। और अभी टैक्स कितना लगता है, 15% टैक्स इस पे लगता है। क्लियर है ये बात।
चलिए इसको हम दो मेथड से करेंगे, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अगला मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा जो कि इससे शॉर्ट पड़ेगा आपको। 75/100 से 75/100 कैंसिल, 100 से 100, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 6x = 5x प्लस 6 5 जा 30, 30,000। तो x बराबर 30,000। ये तो इसका पहला मेथड है, यानी इसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, 30,000 रुपये। दूसरे मेथड से अगर हम इसको समझते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है x तक की इनकम पे पहले उसका 18% ब्याज जाता था। अब क्या हुआ, इनकम हो गई x + 6,000, अब ब्याज कितना जाता है, 15% ब्याज जाता है, यानी x पे भी 15% जा रहा होगा और 6,000 पे भी 15% जा रहा होगा। पहले की तुलना में उसको कितना ब्याज, x पे कितना कम पे करना पड़ रहा है, पहले की तुलना में कितना कम पे करना पड़ रहा है, x पे 3%। इसलिए हम कहेंगे कि 3% ऑन x, इसी की वजह से इसके 15% ब्याज 6,000 पे इसको ज़्यादा मिल रहा है। तो 15% ऑफ 6,000 के ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। 00 से ये 00 कैंसिल, 3 5 जा 15, x बराबर 6 पंजे 30, 30,000 रुपये। तो क्लियर है ये बात, हम समझ रहे हैं कि क्योंकि इसकी जो x इनकम थी, इनिशियल इनकम, उस पर 3% इसको छूट मिल रही है, इस वजह से इसकी अधिक कमाई हो रही है। और कितनी अधिक कमाई हो रही है, 6,000 रुपये, 15% के हिसाब से ये बचा पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम मंथली। एक आदमी जो है अपनी मासिक आय का कुछ पार्ट बचाता था, बचत करता था, सो दैट ही कैन परचेज अ कार, ताकि वह एक कार खरीद सके इन 16 मंथ्स, 16 महीनों में। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, या उसको कितने प्रतिशत ज़्यादा पैसा बचाना चाहिए, सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार। सेम कार, ये आपने ध्यान रखना है, ताकि वह उसी कार को इन 14 मंथ्स ओनली, केवल 14 महीने में खरीद सके। देखिए कार सेम है, पहले कितने महीने में खरीद रहा था, पहले इसने प्लान बनाया था कि मैं कार को 16 महीने में खरीदूंगा, लेकिन अभी ये सोच रहा है कि मेरे को कार जो है वो 14 मंथ्स में ही खरीदनी है। और कौन सी कार, सेम कार, यानी कार की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। तो हम ये कहेंगे 16 और 14 के लिए कॉमन नंबर देखो जो चेंज ना हो, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 16 एंड 14, जो कि कितना होगा, 112। तो हमने मान लिया 112 रुपीज़ की कार है। 16 से 7 टाइम्स और 14 से 8 टाइम्स। पहले ये 7 रुपये पर मंथ सेव करता होगा, और अभी इसको कितने रुपए पर मंथ सेव करने पड़ेंगे, 8 रुपये पर मंथ सेव करने पड़ेंगे। सेविंग परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, ये कितना हो जाएगा, 1 रुपया अधिक बचाना पड़ेगा इसको। पहले कितने बचाता था, 7, 1/7, 1/7 फ्रैक्शन 14, 2/7%, यानी इसको अपनी बचत में 14, 2/7% की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, एक तरबूज के अंदर 90% पानी है। आफ्टर सम टाइम्स इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, कुछ समय के बाद उसमें सिर्फ 12% पानी रह जाता है। इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, यदि अब इसका वज़न 50 किलो है, कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेट, तो इसका शुरुआत में वज़न कितना था। इसके भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट मेथड में क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, जब किसी तरबूज के अंदर से पानी इवेपोरेट होता है तो उसका जो पल्प यानी गुद्दे की जो मात्रा होती है वो शुरुआत में जितना किलो रहा होगा गुद्दा, अंत में भी उतना किलो ही रहेगा। तो हम बोल रहे हैं पल्प इनिशियल पल्प को P1 मान लेते हैं, और पल्प फाइनली P2 को फाइनल पल्प मान लेते हैं, यानी पल्प की मात्रा बराबर रहेगी किलो वाइज। अब इसने कहा है 90% पानी था उसके अंदर, यानी 10% क्या था, पल्प था। तो 10% ऑफ किसके अंदर, वाटरमेलन, शुरुआत में, यानी कैसा वाटरमेलन, फ्रेश रहा होगा वो।
फ्रेश फ्रूट लिख लेते हैं इसको, FF 10% ऑफ फ्रेश फ्रूट, ये बराबर होगा किसके, अब उसमें सिर्फ 22% पानी रह जाता है, इसका मतलब 88%, 88% उसके अंदर पल्प होगा, क्योंकि इनिशियल तरबूज जो जितना भी था वो अपने आप में 100% था और फाइनल भी तरबूज अपने आप में 100% ही रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे फिर 88% ऑफ ड्राई फ्रूट, यानी जब उसमें से पानी इवेपोरेट हो गया, 100 से 100 कैंसिल। अब इसने देखिए क्या बोला है, इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, कब, जब वो ड्राई हो गया है। तो 10 इंटू फ्रेश फ्रूट इक्वल टू 88 इंटू 50, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो फ्रेश फ्रूट यानी शुरुआत में उसका वज़न कितना रहा होगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 किलोग्राम। तो शुरुआत में जो वाटरमेलन था उसका वज़न 440 किलोग्राम था। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि पल्प शुरुआत में जितना किलो होगा तरबूज के अंदर, अंत में भी पल्प यानी गुद्दा उतना ही किलोग्राम होगा। सेकंड मेथड में आपको समझाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सेकंड मेथड में क्या कह रहा है, देखिए फ्रेश फ्रूट है, ये फ्रेश है और इधर हमने लिख दिया ड्राई। क्या चीज़ होगी इसके अंदर, पल्प होगा और वाटर होगा। क्या कह रहा है, 90% वाटर है। 90% कितना होता है, देखें 90% होता है 9/10, यानी अगर टोटल वाटरमेलन 10 है तो उसमें 9 वाटर है और 1 क्या होगा, पल्प होगा फ्रेश के अंदर। और ड्राई के अंदर 12% पानी है, 12% मतलब 12/100। इसका मतलब क्या होगा कि 88 अगर पल्प होगा तो 12 क्या है इसके अंदर, वाटर है। 88 पल्प है तो 12 वाटर है, क्योंकि ओवरऑल 100 रहेगा। अच्छा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से ये 22 टाइम्स और 4 से ये 3 टाइम्स। हम क्या कह रहे हैं, पल्प शुरुआत में जितना था उतना ही अंत में भी रहेगा। तो इसको 1 और 22 का एलसीएम दैट इज़ 22, तो 1 को 22 बनाएंगे तो 22 से इंटू करना पड़ेगा पूरे रेशियो को, पहले वाले को, ठीक है। तो 1 इंटू 22 और 9 इंटू 22, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198। क्लियर है ये बात। तो अब क्या हुआ, पल्प की मात्रा पहले भी 22 थी, अभी भी 22 है, लेकिन पानी की मात्रा 198 से घट करके 3 रह जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइनली इसने क्या बोला है, इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, रेशियो वाइज इसका वेट देखते हैं कितना है। तो हम बोल रहे हैं नाउ इट्स वेट इज़ कितना है, 22 + 3 दैट इज़ 25 यूनिट, और विच मस्ट बी इक्वल टू 50 kg, जो कि 50 किलोग्राम के बराबर होगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 kg। इसने पूछा है इनिशियली वाटरमेलन का वज़न कितना था, इनिशियली 22 + 198, तो इनिशियल वेट कितना रहा होगा, 22 + 198 कितना हो जाएगा, ये इतने यूनिट, एक तरीके से 220 यूनिट। तो 220 यूनिट कितने के बराबर होगा, 220 गुणा 2 यानी 440 किलोग्राम। दूसरा मेथड ये है, हमें पता चल गया कि इनिशियली वाटरमेलन का जो वेट था वो कितना था, 440 किलोग्राम था। तो दोनों ही मेथड आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 32%। तो हम कहेंगे 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट बराबर ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी है, इसका मतलब बचा हुआ 80% पल्प होगा। तो 80% ऑफ ड्राई फ्रूट्स के बराबर होगा, 100 से 100 कैंसिल। हाउ मच kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट कितना है 75 kg, तो 32 इंटू 75 इक्वल टू 80 इंटू ड्राई फ्रूट्स, कैंसिल कीजिए इसको, 5 से 16 और 5 से 15, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32,
और 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 kg ड्राई फ्रूट्स आपको मिल सकता है 75 किलो फ्रेश फ्रूट से। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड ज़्यादा जल्दी आप कैच कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस मेथड से किया है। सेकंड मेथड से आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना।